जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में चीजें अपन ने जान ली है। वो स्पेक्ट्रम का क्या जानना था, इंट्रोडक्शन जान लिया था। ठीक है, आज अपन एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। जो रिडबर्ग इक्वेशन को एनसीईआरटी में थोड़ा सा 2-3 तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। तो सिंपल सी कहानी, अपने को पहले इसको एनसीईआरटी वाले पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा कि एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। दे रहे 2-3 तरीके से इसको पढ़ते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्या कहती है, अपन क्या कहते हैं, दोनों चीजों को समझते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ई की वैल्यू रख दूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू रखूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको ये जूल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा बेटा, और इसको मैं सोल्व आउट करूंगा तो -13.6 सॉरी अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। एनसीईआरटी डेल्टा नहीं सॉरी ई, एनसीईआरटी कहता है इसका नाम रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है, इसका सॉरी माइनस नहीं इस डब्बे का, मतलब एनसीईआरटी क्या कहती है, ई इक्वल टू क्या है बेटा, -RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट। एनसीईआरटी इसका नाम रिडबर्ग कांस्टेंट है। हमारी बात में तो अब रिडबर्ग कांस्टेंट ये तो ग्राफ में स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और वो भी क्या है, -RH है। और अगर मैं इसमें डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर -1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। तो इसी की जगह तो रिडबर्ग कांस्टेंट है जूल में, इसी को तो जूल में किया है बेटा। क्लियर है क्या, जेड नहीं, तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा बेटा, -RH जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर -1 अपॉन एन। ये एनसीईआरटी कहती है बेटा। ठीक है, यही एनसीईआरटी फिर नीचे कहती है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो इस फॉर्म में पी की फॉर्म में बोले तो इसका नाम रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है, लड़ाई नहीं, ठीक है तो अब अपने हिसाब से जो अपन बनाना चाहते हैं रिडबर्ग इक्वेशन, जो मॉड्यूल्स में कहता है, जो अपने रेफरेंस बुक्स है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट किसे मानती है, देखो बड़ा ध्यान से। अब जो मुझे पता है कि जब एक एटम क्या करेगा बेटा, ऊपर से नीचे आएगा, एक सेकंड क्या हो रहा है आज, अपने को पता है बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा इस तरह से तो एनर्जी रिलीज करेगा, और हमें पता है डेल्टा ई क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। लेकिन फोटोन की एनर्जी तो मैं पॉजिटिव बोलूंगा ना, फोटोन की एनर्जी तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, प्लस डेल्टा ई, मतलब मॉडुलस लूंगा डेल्टा ई का। फोटोन की एनर्जी तो पॉजिटिव है, या फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा तब तो वो वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा ई, और तब भी ये फोटोन ही तो ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो फोटोन की एनर्जी तो हमेशा ही डेल्टा ई के बराबर होगी, लेकिन मॉडुलस होगा, कि फोटोन नेगेटिव थोड़ी है। एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका रिलीज और एब्जॉर्ब को दिखाता है। तो मैं अगर वैल्यू लिखूंगा तो डेल्टा ई इक्वल टू किसकी एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। और जब मैं डेल्टा ई को बोलूंगा यही फोटोन की एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको बाद में चलो कर लिया अपन ने, जेड स्क्वायर अपॉन जूल में कन्वर्ट कर लिया, इसमें कन्वर्ट करके दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दी। अब मुझे पता है बेटा कि फोटोन की एनर्जी क्या होती, सॉरी सॉरी एक सेकंड, आज क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना।
फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो जो डेल्टा ई है वही बेटा अपनी क्या है बेटा, फोटोन की एनर्जी है बेटा। और फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n है। जो एनर्जी का चेंज आया उतनी एनर्जी का तो फोटोन होगा, फोटोन की एनर्जी तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती नहीं है। क्लियर है? अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मुझे पता है फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन को मैं hc/λ लिख सकता हूं, इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n है। बोलो कोई दिक्कत है? तो मुझे एक बात बताओ, 1/λ किसके इक्वल आएगा, 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब समझ में आया मैंने इसको जूल में क्यों किया, क्योंकि मैं इसको एच से डिवाइड कर रहा हूँ। एच तो जूल में होता है ना, प्लांक कांस्टेंट जूल में, तो इसको भी जूल में ले लिया, इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n है। और अपन रेफरेंस में इसको, ये भी तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, आर। बता रहा हूं, अब तुम्हें तुम्हारा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। उसको मैंने आर एच से लिखा एनसीईआरटी ने, और एनसीईआरटी ने इसको कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक इसको आर से लिखती है। किससे लिखती है? तो अगर 1/λ की फॉर्म में तो अपन इसे आर मानेंगे। अब आपको सोचना है ऑप्शन देख के कि इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी गई है या उस फॉर्म में लिखी गई है। हमारे पास में वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे आर की जो वैल्यू वही एनसीईआरटी ने ली, जो वही हमने ली है, अलग नहीं ली गई। हमारे पास में दोनों जगह वैल्यू क्या ली गई है, सेम, वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस हमने नहीं किया। क्लियर है? बस फॉर्मूले में हमने इसको आर बोला, एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला, और हमने कहा ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट। हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, आर से। किससे लिख दिया? आपको ये याद रखना है कि ये रेफरेंस बुक वाला रेडबर्ग कांस्टेंट है, वो एनसीईआरटी वाला है। वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को। यहाँ जो आर एच है वो जूल में, किसमें बेटा, जूल में। यहाँ जो आर एच लिखा गया है वो किस, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू है आर एच की। ये किसकी वैल्यू है, आर एच की। हमारे पास में ये वाली वैल्यू आर एच की, जबकि यहाँ पे आर एच की वैल्यू क्या है बेटा, 1.09678 इंटू 10⁻7 है मीटर इनवर्स। और इसको अपन रेप्ली क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 10⁻7 है मीटर इनवर्स। और अगर अपने को 1/r लिखना पड़े तो ये आता है बेटा 912 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्स। अप्रोक्स कितना आता है, ये 1/r की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी 1/r। क्यों? क्योंकि सर ये तो 1/λ है, क्या है बेटा, वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। हमें क्या चाहिए बेटा, लेमडा। तो लेमडा चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो आर नीचे जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि सर कुछ नहीं है, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तब एनर्जी रिलीज करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तब एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन करेगा तो फोटोन की फॉर्म में, रिलीज भी करेगा फोटोन। तो जो भी चेंज आ रहा है वो है तो फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी तो पॉजिटिव ही होती है। तो हमने डेल्टा ई, मतलब ऊपर से आया चाहिए नीचे से, फोटोन की एनर्जी पॉजिटिव रहनी है, वो किसके बराबर है, डेल्टा ई के बराबर है। हमने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखा, फिर फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा इधर लाके डिवाइड किया, एच और सी की वैल्यू रख के इसको क्या किया, सोल्व आउट किया, और हमने इसका नाम रख दिया रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या रख दिया? और इसको हमने क्या लिख दिया, आर। क्या लिख दिया, आर। और आर इक्वल टू ये होता है, इसमें सारे डाटा रखने के बाद में 1.09। अब सीधा याद रखो 1.1 इंटू 10⁻7, और उससे भी आसान 1/r कितना होता है, 911 कुछ होता है, लेकिन अपन 912 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बात समझ में आई बेटा, पक्का? अब हमें क्या करना है बेटा कि अगर हमसे वो लेमडा पूछे कि सर हमें लेमडा निकालने के लिए जरूरत है क्या, हम डेल्टा ई निकाल के भी तो निकाल सकते हैं कि सर आपने ये पढ़ा है क्यों, में लेमडा निकालने के लिए डेल्टा ई आ गया, और डेल्टा ई को 12,400 को लेमडा के बराबर कर देंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आंसर इस रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा होता है। ऑप्शन में आपने देखा कि आंसर किस में लिखे हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखे हैं। आप इसी फॉर्मूले का यूज करो, आंसर उसने रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा होगा। देखो कैसे कहता, फॉर द ट्रांजिशन 3 to 1 फॉर ऑर्बिट ऑफ ए हीलियम प्लस फाइंड आउट लेमडा। तो आप क्या लिखोगे, 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर, ये आर एस लिखा हुआ है सब में, आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n है इनिशियल का स्क्वायर। तो हीलियम में तो जेड की वैल्यू कितनी है, 2⁴, फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है 3। तो 1/λ सोल्व करने पे कितना आ गया, ये
तो ये वेव नंबर क्या आ गया बेटा? अब खुद से वेवलेंथ निकालो, तो उल्टा कर दो, तो आंसर क्या है 9/32 r। उसने सोल्व ही नहीं किया, उसने क्या नहीं किया बेटा, यहीं तक छोड़ दिया। आई समझ में? तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी आसान भी है, 1/r की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 912। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? ये लेमडा आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करोगे? c/λ। फिर आप सोल्व मत करो, इसको सीधा c से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? c से। देखो क्वेश्चंस करते हैं आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जिसकी अपन बात करना चाह रहे थे अपने सिलेबस में, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही। और हमें पता है कि बेटा डिस्चार्ज ट्यूब में किसी हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एक्साइट कर दे, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड में आएगा। जब वो ग्राउंड में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो किसकी फॉर्म में इमिट करेगा? फोटोन की फॉर्म में। उस इमिटेड लाइट को हमने प्रिज्म पे डाला। किस पे डाला? प्रिज्म पे डालने पे हमें 6 लाइन मिली। कितनी लाइन मिली बेटा? 6 लाइन। ये 6 लाइन क्यों आती है? रदरफोर्ड को नहीं पता था। एटम में लोग इसको डिस्चार्ज ट्यूब में एटम को लेते हैं, फिर बाद में वो लाइट को इमिट करते हैं, उसको प्रिज्म में डालने पे 6 लाइट आती थी। वो बात रदरफोर्ड को नहीं पता था क्यों आती है, तो ये उसका क्या हो गया था? ड्रॉबैक। अब ये बात बोहर भी समझा देगा। बोहर वाली थ्योरी से समझ में आ जाएगा कि कितनी लाइन आती है? 6 लाइन। उस लाइट को डालने पे 6 लाइन आती है। कलर्स है वो, नहीं है लाइट वाली। 6 तरह की लाइट आती है। हमारी बात समझ? अब बामर दिखती है, क्योंकि बामर विजिबल में होती है ना, तो 6 लाइन दिखती है। अब इन 6 लाइन को भी माइक्रोस्कोप से देखा गया ना, तो हर लाइन इनफाइनाइट लाइन में टूटी हुई थी। हर लाइन किस में टूटी हुई थी? ये बात बोहर नहीं समझा पाया था। ये बोहर का ड्रॉबैक हो जाएगा। हर लाइन अपने आप में इनफाइनाइट में टूटी हुई है, बहुत बार बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। भाई जो आपको मेजर 6 लाइट देखी, इनको भी जूम करके देखा तो इसमें भी कई लाइट्स थी। बोहर को पूछा क्यों, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। ये तो बोहर यहां तक समझाएगा। कहां तक समझाएगा? अभी इसकी भी समझाएंगे। अब देखो ध्यान से, इस लाइन का मतलब क्या होता है? फोटोन। मैं यहाँ बोला नाइन, इसका मतलब है फोटोन। एक भी लाइन खींचता हूं, इसका मतलब वहां एक फोटोन रिलीज हुआ है। क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन वो पहले ऑर्बिट में आए। कहीं से आए बेटा? पहले ऑर्बिट, कहीं से भी आए लेकिन वो पहले ऑर्बिट में आए। जैसे अगर मान लो 1 से 2 आया, सॉरी 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, 4 से 1 आया, 5 से 1 आया, जब आपका फाइनल 1 हो तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। ऐसी लाइट जो जिसमें फाइनल 1 हो और वो कहीं ऊपर से कहीं से भी आए, इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। इसका मतलब क्या है? ये लाइंस क्या है बेटा? फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, तो कहीं से भी आए लेकिन पहले ऑर्बिट में आए तो अपन क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। आगे बात समझ में? कहीं से भी आए लेकिन आए किसमें? पहले में। क्या कहलाएगा? लाइमन सीरीज। अब जो बड़ा ध्यान से यहाँ पे आता है कि इनिशियल कैसे पता करें। जैसे मैंने बोला लाइमन सीरीज, तो आपको पता फाइनल 1 है। फाइनल क्या है? 1। तो कहीं से भी आए फाइनल 1 होगा, लेकिन इनिशियल कैसे पता करें? ये सबसे बड़ी समस्या है। इनिशियल किसी चीज का कैसे पता कर सकते हो? तो देखो इसमें इनिशियल पता करने का तरीका होता है नंबर ऑफ लाइन प्लस फाइनल। नंबर ऑफ लाइन प्लस है फाइनल। जो भी नंबर ऑफ लाइन है उसमें फाइनल जोड़ दो। जैसे हमें कहा थर्ड लाइमन, तो लाइमन का फाइनल कितना होता है? 1। तो 3 रहे के 4। फिफ्थ लाइमन 6, सेवंथ लाइमन 8, थर्ड लाइमन 4। जो भी आपका फाइनल है वो नंबर ऑफ लाइन में जोड़ दो। तो ये कौन सी लाइमन कहलाएगी बेटा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे चलती जाएगी। तो हमने कहा, किसी ने कहा 10th लाइमन, तो लाइमन का नाम है, फाइनल तो 1 है। अब इनिशियल पता करना, तो 10 + 1 है 11। 11 से आ रही। आगे लाइमन समझ में? कहीं से भी आए, कहीं से भी, लेकिन आए किसमें बेटा? सेकंड में। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन सेकंड ऑर्बिट में आए तो उसे बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? कहीं से भी आए, उससे कोई लेना देना नहीं। इसका फाइनल कितना होता है बेटा? 2। फाइनल कितना होता है? कहीं से भी आए लेकिन सेकंड में आए, उसे क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? तो अब जैसे हमसे कहा कि फोर्थ बामर, तो फोर्थ बामर हमें पता है फोर्थ है। अब बामर का फाइनल कितना है? 2। 1 मतलब बामर का फाइनल 2, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। मैंने कहा 10th बामर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 12। कितना हुआ? मैंने कहा 14 बामर, मतलब क्या हुआ? 16। आगे बात में, बामर के बाद में बेटा पास्चन। क्या है बेटा? कहीं से भी आए लेकिन थर्ड में आए। कहीं से भी आए लेकिन किस में आए? थर्ड ऑर्बिट में आए। क्या बोलते हैं? पास्चन। आए समझ में? कहीं से भी आए तो फाइनल कितना है? थर्ड। ये याद रखना है। तो मैंने कहा, अपने क्वेश्चन में लिखा
कि सेवंथ पास्चन, तो सेवंथ पास्चन मतलब पास्चन का मतलब फाइनल कितना है 3, तो 4 7 3 है 10, तो इनिशियल क्या है 10, मतलब वो 10 से आ रहा है और कहां जा रहा है 3 में। मैंने कहा 8th पास्चन, मतलब पास्चन तो 3 है, आ कहां से रहा है, तो फाइनल 3 है, इनिशियल 8 बोली तो 11 से 3, ये ट्रांजिशन हो गया। अब मतलब खेलूंगा मैं वही खेल, अब मैं तुझसे पूछता कि 11 से 3 वाले ट्रांजिशन की एनर्जी निकालो, अब मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा कि फिफ्थ पास्चन लाइट का एनर्जी निकालो, तो फिफ्थ पास्चन बोलते हैं 3, फाइनल कितना था 5 और 3 है 8, तो 8 से आ रही आगे बात में। तो कहीं से भी आए, पहले में आए तो लाइमन, दूसरे में आए तो बामर, तीसरे में आए तो पास्चन। नेक्स्ट ना ब्रैकेट क्या है बेटा, कहीं से भी आए लेकिन चौथे में आए, कहीं से भी आए लेकिन तो क्या कहलाएगा ब्रैकेट, क्या कहलाएगा ब्रैकेट। क्या बात समझ में आई बेटा, कहीं से भी आए लेकिन किस में आए चौथे में, क्या कहलाएगा ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी आए। क्लियर है, तो अपन ने कहा कि बेटा फोर्थ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा 8, कहीं से भी आए लेकिन फोर्थ है, तो ब्रैकेट का फाइनल तो हमें पता 4 है, कहीं से भी आए लेकिन फोर्थ में आएगा, और वो चौथी बोल रहे तो 4 + 4 है 8, क्योंकि इनिशियल निकालने का तरीका क्या, नंबर ऑफ लाइन प्लस है फाइनल। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन पांचवें में आए, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे हम बोलेंगे पी फंड, क्या बोलेंगे बेटा, इसको वैसे फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो फंड, इसका जर्मन वर्ड, इसका मतलब 5 होता है। क्लियर है, कहीं से भी आए लेकिन पांचवें में आए उसे क्या बोलते हैं फंड सीरीज, क्या बोलते हैं पी फंड बोल दो या फंड बोल दो, ठीक है फंड्स बोल दो। तो कहीं से भी आए लेकिन पांचवें में आए, किसमें आए, मतलब आपका फाइनल क्या है 5, कहीं से भी आए, देखो 7 से आए कहीं से भी आए, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे बेटा, जैसे हमें बोला 6 पी फंड, पी फंड का मतलब फाइनल 5 है, तो नंबर ऑफ लाइन कौन सी है 6, 6 5 11, मतलब इनिशियल क्या था 11। नेक्स्ट वन है बेटा कि कहीं से भी आए लेकिन किस में आए छठे में आए, उसे बोलते हैं हम्प्री, क्या बोलते हैं हम्प्री। क्लियर है, कहीं से भी आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बोला 8th हम्प्री, तो हमें पता फाइनल 6 है, तो 8 + 6 कितना हो गया 14। तो कहीं से भी आए, पहले में आए तो लाइमन, दूसरे में आए तो बामर, तीसरे में आए तो पास्चन, चौथे में आए तो ब्रैकेट, पांचवें में आए तो पिफंड और छठे में आए तो हम्प्री, कहीं से भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लाइन है हमारे पास, इतनी तरह की टाइप की लाइट मिली, इस लाइट में हमने वेवलेंथ के बेस पे लिखा हुआ है, जो लाइमन सीरीज की लाइट है वो सारी यूवी रेंज की होती है, कौन सी रेंज की होती है बेटा यूवी रेंज की सारी। बामर सारी विजिबल नहीं है, फर्स्ट 4 बामर विजिबल रेंज की है, वो भी हाइड्रोजन की, हीलियम की भी नहीं है, किसकी है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल गया, और सारी बामर भी नहीं है, फर्स्ट 4 बामर कहां पर है बेटा विजिबल में, तो फर्स्ट बामर कौन से है फर्स्ट 4, तो बामर मतलब 2 में आना है, तो 2 से 3, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से, ये 4 लाइन तो किसकी है बेटा विजिबल की। इसके बाद कोई आ रहा है वो सारी की सारी किसकी है बेटा आईआर रेंज की है, ये सारी की सारी किसकी है आईआर रेंज की, इवन इसमें से कुछ भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट 4 बोली है, हीलियम की भी नहीं बोली मैंने, हमारे पास में हाइड्रोजन की फर्स्ट 4 कहां पर है बेटा विजिबल में। आगे बात समझ में, विजिबल रेंज क्या होती है बेटा, रेंज वेवलेंथ जानते हो कितने रेंज का होता है 350 से 700 के राउंड, ठीक है, मतलब वैसे 7600 होता है, लेकिन आप अप्रोक्स याद रखो कि 3600 से 7500 के अराउंड 7600 के अराउंड होती है, ठीक है मोस्टली, अगर याद नहीं है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में बोलो तो 400 से 800 नैनोमीटर, या फिर 350 से 750 नैनोमीटर के अराउंड होती है, ठीक है अप्रोक्स याद रखो। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक लाइमन सीरीज पढ़ना सिखाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद बनानी है, ठीक है लाइमन में को अच्छे से समझाता हूँ, फिर बाकी सब तुम्हें घर पे करनी है। तो लाइमन सीरीज है क्या कि कहीं से भी आए लेकिन पहले में आना है, कहीं से भी आए लेकिन पहले में आना है, तो देखो बेटा ये सेकंड से फर्स्ट में आया तो ये क्या कहलाएगी फर्स्ट वार्मर, फर्स्ट है लाइमन लाइन, ये थर्ड से फर्स्ट में आया तो सेकंड लाइमन लाइन, ये कहीं से भी आए तो ये क्या कहलाएगी थर्ड लाइमन लाइन। अब मुझे पता है कि बेटा इनमें लाइमन लाइन में अगर मैं बात करूं तो क्या ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है कि सबसे ज्यादा कम एनर्जी डिफरेंस यही होगा, फिर ये तो सबसे बड़ा होता है, अरे ये इसमें तो ये भी काउंट हो रहा है, अब की बार ऐसा ऊपर थोड़ी जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा होगा, फाइनल फिक्स है ना बेटा फाइनल, ये सबसे बड़ी लाइट होगी कि नहीं होगी, फिर ये फिर ये फिर ये, भाई लाइट सबसे छोटी कौन सी लाइट होगी, अगर मैं सेकंड से फर्स्ट में आऊं तो कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज करूंगा 10.2 का, और थर्ड से मैं इसमें आऊंगा तो 12.09 का, ये 12.75 का, तो बढ़ रही है ना एनर्जी, तो सबसे छोटी एनर्जी का यही है,
तो हमेशा ध्यान रखो कि जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमेशा मिनिमम एनर्जी की होगी, किसी में भी, चाहे लाइमन बामर, मैं कहता हूँ बामर की मिनिमम एनर्जी जो उसकी पहली लाइन है वो मिनिमम एनर्जी की होगी, उस सीरीज की मिनिमम पहली लाइन वो मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो अब तो एनर्जी याद करेंगे। और जो लास्ट लाइन होगी इनफाइनाइट से वन, जो लास्ट लाइन होगी ये मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी, देख लो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा हाइड्रोजन के लिए, ना मैक्सिमम है, बोलो कोई दिक्कत है? अब इसी को बोलते हैं मार्जिनल लाइन, क्या बोलते हैं? तो हमसे क्वेश्चन आता है मार्जिनल लाइन, तो हम कहेंगे मैक्सिमम एनर्जी वाला लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। अब बेटा क्या करते हैं कि लास्ट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने पूछा लाइन एक्सट्रीम लाइन, तो आप बोलोगे पहली और लास्ट को दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइन। जैसे क्लास में छोरे और छोरी दोनों बैठे हैं, मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो कलेक्टिवली स्टूडेंट बोलना हुआ। उसी तरह से क्लास मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सट्रीम लाइन। क्यों? क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है, इधर एक्सट्रीम और ये इधर से बीच की लाइन है। तो हमसे पूछा कि एनर्जी रेंज बताओ बिटवीन एक्सट्रीम लाइंस, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की एनर्जी निकालनी है, इन दोनों के बीच की रेंज बतानी है। रेंज क्लियर है? हमसे पूछ लिया कि एनर्जी रेंज बताओ बिटवीन एक्सट्रीम लाइंस, तो ये एक्सट्रीम लाइंस हुई 13 10.2 से 13.6, मैं पहली लाइन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ये 13.6 की। अब हमें पता है जो पहली लाइन पहले बात करते, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी हमेशा किसके कारण आएगी? फर्स्ट लाइन का, ड्यू टू फर्स्ट लाइन। तो पहली लाइन कौन सी है बेटा? सेकंड से वन में आना, तो E2 से E1 में जाना है, E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का E1 है, तो कितनी है एनर्जी? 10.2। ऐसा मत कर देना कि सर हमने E1 माइनस E2 करेंगे तो नेगेटिव आ रही है, डेल्टा ई तो माइनस 10.2 आएगा ना, लेकिन हमें तो फोटोन की एनर्जी बतानी है, फोटोन की एनर्जी तो पॉजिटिव में होती है ना, तो कितनी डेल्टा ई कितना है बेटा? तो मतलब पहली लाइन का फोटोन जो रिलीज हो रहा है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मैक्सिमम एनर्जी मार्जिनल लाइन की होती है, और मार्जिनल लाइन क्या? इनफाइनाइट से वन में आना, इनफाइनाइट जीरो था, इनिशियल है माइनस 13.6 था, तो फोटोन की एनर्जी तो पॉजिटिव में आनी है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या हुआ, जो अपने लाइमन लाइन है उसकी मिनिमम लाइट कितनी है? 10.2 की, और मैक्सिमम 13.6 की, तो डेल्टा ई की रेंज आई कि मार्जिनल लाइन के बीच में एनर्जी रेंज बताओ। आई बात में? नेक्स्ट बना मैक्सिमम वेवलेंथ, तो हमें पता मिनिमम एनर्जी किसमें आई थी? पहली में, तो ड्यू टू फर्स्ट लाइन, तो 2 से 1, तो अभी लिखा था बेटा 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू रीड बाय कांस्टेंट एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन लिख रहा हूं तो जेड तो 1 है, और किसी एटम के लिए पूछेगा तो आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है? तो 1 रख दिया, 1 माइनस फाइनल इनिशियल कितना है बेटा? 2 4, सोल्व आउट किया, क्या आ गया बेटा? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 3 आर एच अपॉन 4, तो आर कितना आ गया बेटा? 4 अपॉन 3 आर एच। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये क्या है बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ कौन सी होगी? जहां मैक्सिमम एनर्जी है, मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन क्या? इनफाइनाइट से 1, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा, तो सोल्व आउट किया तो 1 अपॉन लेमडा कितना आया? आर एच, तो लेमडा कितना आ गया? 1 अपॉन ये मिनिमम एनर्जी होगी, क्या होगी बेटा? मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी। तो वेवलेंथ की रेंज क्या है बेटा? मिनिमम कितना है? आर एच, और मैक्सिमम कितना है? 3 आर एच बाई 4। तो ये रेंज लिखोगे वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की रेंज लिखनी है, मैक्सिमम को पहले, मिनिमम को बाद में। तो मिनिमम, ये पहली बार लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ की, अब की बार उल्टा मत कर देना कहीं पे कि सर ये तो एनर्जी मैक्सिमम वाला था तो ये मिनिमम कैसे हुआ? तो लास्ट लाइन है ना, ऐसा लास्ट लाइन नहीं पूछा है मैंने। लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या है बेटा अपनी? 1 अपॉन आर एच, सॉरी अपने गलती कर दी, बस लिख देना अपन थोड़ा सा, हाँ ये है, अपन थोड़ा उल्टा लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत? 1 अपॉन आर एच और 1 अपॉन 3/4 आर एच है, बोलो कोई दिक्कत है? या फिर 4/3 आर एच है, 4/3 आर एच, लिखने में गलती कर दी। हमारी बात में कि भाई लेमडा है तो हमसे मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है, तो ये मिनिमम है तो इसको पीछे लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? आगे। रेंज का स्पेशल ध्यान रहे। अब आपको ये काम किसके लिए करना है? सेम काम बामर के लिए करना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा इसकी, सारा काम बामर के लिए करना है, मैक्सिमम मिनिमम। ना ना फिर याद क्यों करना है? प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में निकाल देना, कितनों की याद करोगे? लेकिन एक बार किया हुआ होगा तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ मैंने कर रखा था ऐसा पहले भी। ब्राह्मण कर करना है, बामर के लिए करना है, पाश्चन के लिए करना है, फिर ये काम ब्रैकेट के लिए करना है, सेम काम फिर अपने सेम
पी फ्रेंड के लिए करना है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, कुछ याद हो जाएगा, गलतियां करोगे वो समझ में आ जाएंगी। सेम काम करना है, हमारी बात में। फिर यही काम हमें किसके लिए करना है, हम प्री के लिए करना है। क्लियर है, सेम डिटो काम है। आगे बात में, बस थोड़ा और बचा है। क्लियर है, इसको एक बार देख ले क्या क्या करना है जन से, सबके सब। क्लियर है, सेम काम करना है, कोई भी चेंज बिना चेंज के। पी फंड के लिए भी यही है। फिर अपने को किसके लिए करना है, सेम काम है, ब्रैकेट के लिए करना है। सेम काम किसके लिए करना है बेटा, क्वेश्चन के लिए करना है। और सेम काम किसके लिए करना है बेटा, बामर के लिए करना है। क्लियर है, तो आज इसे करोगे तो घर पे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब उससे अपन अगले टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। उसका नाम क्या है बेटा, घर पे करना, सारों को प्रैक्टिस करना बेटा। सारे बनाओगे, सबके मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम, उसे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, पूछता किसी एक का ही है। अब हमें सीखना है नंबर ऑफ फोटोन। क्या सीखना है बेटा, तो हमें पता है कोई भी लाइट ऊपर से हाइड्रोजन नीचे आता है, चाहे लाइमन सीरीज में है, किसी में रिलीज तो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में करता है। तो कितने पॉसिबल फोटोन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल है फोटोन हो सकते हैं, कितने तरीके से वो फोटोन रिलीज कर सकता है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन। मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस थी वो है क्या बेटा, नंबर ऑफ फोटोन। जो भी मैंने लाइनें खींची थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वही तो समझा रहा हूँ। जो बेटा पहले केस पढ़ते हैं फॉर गैस सैंपल के लिए, किसके लिए पढ़ रहा हूँ बेटा, गैस सैंपल का मतलब हो गया कि एक में मेरे पास गैस, उसमें एक मोल अगर मैंने एटम लिया तो कितने मोल एटम है हाइड्रोजन के, बहुत एटम। एक गैस के अंदर तो हजारों लाखों गैसेस एटम हो सकते हैं। मैंने कहा गैस सैंपल है, इसमें करोड़ों गैस सैंपल है, एक हाइड्रोजन एटम थोड़ी है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। जैसे मैंने क्लास में कहा कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे। तो ध्यान से समझो कि 40 बच्चों में से मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास कोचिंग है और ये तुम्हारा घर है बच्चों का। क्लियर है, उन्हें कोचिंग से कहाँ जाना है बेटा, होम जाना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा कोचिंग से होम चले जाते हैं, ऐसा 10 बच्चों ने किया। तो मैंने कहा 10 का सिग्नल क्या है, कोचिंग से होम। मेरे क्लास में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे कोचिंग से जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मतलब कुछ चरते हैं, और चरने के बाद में घर जाते हैं। तो क्या इनका पाथ अलग हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बच्चे कितने मिले बेटा, 5 बच्चे। क्लियर है, कुछ बच्चे पहले यहां गए चरा, फिर कुछ पिया, फिर घर गए, तो क्या नया पाथ आया कि नहीं आया। हाँ, इन दोनों बच्चों में ये पाथ कॉमन है, तो एक ही बार काउंट होगा कि यहां से यहां तक का एक पाथ, फिर 2 अलग अलग पाथ ले रहे हैं, तो क्या अलग 3 पाथ और काउंट होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, सीधा पीते हैं बेटा, फिर घर जाते हैं। तो जो बच्चे यहां से आए, फिर ये पाथ भी कॉमन हो गया, लेकिन ये एक नया पाथ लिया कि नहीं उन्होंने, कि सीधा कुछ पीने गए फिर घर गए। तो क्या सबका एक अलग अलग मैं डाटा कलेक्ट करूं, तो एक बच्चा था नहीं क्लास में, बहुत सारे बच्चे थे, तो क्या अलग अलग पाथ आए कि नहीं आए, आए। तो सेम कहानी है कि मेरे पास एक एटम है बेटा जो 4th ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में है, वो 4 से सीधा 1 में चला गया, पॉसिबल है। क्लास में कई बच्चे हैं, तो कुछ एटम्स, बहुत सारे एटम है, तो एक एटम का, कुछ एटम के 4 से 1 में चला गया, तो क्या मुझे ये वाली एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, ये वाली एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। हो सकता है कि कुछ हाइड्रोजन एटम में पहले वो 4 से किस में गया, 2 में, और फिर वो 2 से, तो क्या ये दोनों अलग अलग एनर्जी के फोटोन हैं कि नहीं है, ये और ये सेम सेम तो नहीं है, तो मेरे को ये सिग्नल भी मिले। हो सकता है कि कुछ हाइड्रोजन एटम में पहले वो 4 से 3 में गया और फिर 3 से सीधा 1 में चला गया हो, ये भी अलग, किसी से सेम नहीं है। हो सकता है वो 4 से 3 में गया, तो ये तो कॉमन हो गया, ये अलग सिग्नल नहीं है ना। फिर वो 3 से 2 में गया और 2 से 1 वाला सिग्नल हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया। तो कितने पॉसिबल तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हुए, कि 6 तरह के फोटोन रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई कुछ हाइड्रोजन एटम में सीधे 4 से 1 में गया, कुछ में 4 से 2, 2 से 1 में, कितने हो गए 3। कुछ में बेटा 4 से किस में गया, 3 में, फिर 3 से 1 5, और कुछ में बेटा 4 से 3 गया, फिर 3 से 2 और 2 से 1 में, तो ये भी एक नया सिग्नल है। तो इतनी तरह की टोटल लाइट्स आई मेरे पास में, क्या है बेटा, टोटल लाइट। तो ये नंबर ऑफ सिग्नल वे, इतने तरह के सिग्नल आ सकते हैं, वो तो मैंने अलग अलग पढ़ाया था, लाइमन हो रहा है या सिर्फ बामर हो रहा है। यहाँ तो एक साथ देखो, ये वाला सिग्नल किस में गिना जाएगा, बामर में, ये सिग्नल किस में गिना जाएगा, क्वेश्चन में,
ये सिग्नल है लाइमन में, ये बामर में, आ रही बात समझ? ये पॉसिबल सिग्नल्स है, ये क्या है बेटा? पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबल सिग्नल किसी चीज में कितने होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ लाइंस बोलते हैं उनको, सिग्नल को। तो वो उसे बोलते हैं डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और डेल्टा एन होता है फाइनल माइनस ए इनिशियल का मॉडुलस, फाइनल माइनस इनिशियल का मॉडुलस। जैसे अभी हमारा सिग्नल था 4 से 1 में गया, तो 4 से 1 में गया तो डेल्टा एन कितना आया बेटा? 3। तो डेल्टा एन 3 आया तो नंबर ऑफ लाइन क्या होगी? 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 6। 10 से 1 में गया तो डेल्टा एन कितना आया? 9। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया बेटा? 45। इसी तरह 6 से 1 में गया तो डेल्टा एन कितना है बेटा? 5। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना है बेटा? 15। 12 से 3 में गया तो डेल्टा एन कितना आएगा? 9। डेल्टा एन कितना आएगा? 9। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 45। किसी का भी निकला लो, हमें कोई टेंशन नहीं। पर ये टोटल सिग्नल है, इसमें सिर्फ लाइमन बामर नहीं, सारे जितने पॉसिबल है एक साथ। लाइमन बामर पाचन कितने तरीके से दिखा सकता है वो? के सेकंड व्हेन सिंगल आइसोलेटेड एटम इज प्रेजेंट। अगर मैं कहूं क्लास में एक ही बच्चा है, बच्चे ही नहीं है, एक ही बच्चा है, अब वो एक ही बच्चा तो हो सकता है वो सीधा घर चला जाए, तो एक ही रास्ता आएगा, दूसरा रास्ता आएगा नहीं। हो सकता है वो पहले कुछ खाया फिर घर चला गया, ये पॉसिबल रास्ता हो सकता है। पर ये आएगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा, जब ये आएंगे तो ये वाला रास्ता नहीं आएगा। हो सकता है पहले वो कुछ खाया फिर पिया फिर घर चला गया, तब ये रास्ते नहीं आएंगे, यही आएंगे। पर आएंगे ये 3। और हो सकता है वो पहले कुछ पिए फिर घर चला जाए, तो बाकी नहीं आएंगे, लेकिन आएगा तो सही। तो पॉसिबल केस क्या है? तो यहाँ पे पहला केस क्या हो सकता है कि वो 4 से 1 में आ जाए, पहले 4 से 2 में जाए, 1 2 3 4, 1 2 3, पहले वो 4 से 3 में जाए या 3 से 1 में। ये हो सकता है बेटा वो 4 से 2 में जाए, या फिर वो पहले 4 से 3 में जाए, 3 से 2 में जाए और 2 से। पर इन चारों में से कोई एक ही तरीका फॉलो करे, क्योंकि एटम तो एक ही है। तो अगर वो पूछे मिनिमम सिग्नल कितने आएंगे, तो मिनिमम सिग्नल हमेशा 1 आता, सीधा कर चले जाए। और मैक्सिमम कितने आए? 3। अब हमसे बीच वाले नहीं पूछता, हमसे या तो मिनिमम पूछता है मैक्सिमम। तो मिनिमम तो बहुत आसान है 1, और मैक्सिमम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। जो डेल्टा एन है वही मैक्सिमम सिग्नल है, वही क्या है? मैक्सिमम सिग्नल है। आगे बात, मैक्सिमम सिग्नल में तीनों है, ये पास्टन वाला है, ये आगे बात समझ में पक्का कोई दिक्कत है? आगे समझ। नेक्स्ट वन जैसे फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइन ऑफ ट्रांजिशन, फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइन फॉर ट्रांजिशन फॉर 7 to 2। 7 से 2 में जा रहा है तो उसके लिए ट्रांजिशन कितना निकालो? डेल्टा एन कितना आएगा बेटा? 5। और डेल्टा एन कितना आ गया बेटा आपका? 5। तो डेल्टा एन की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा? 15। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, फॉर आइसोलेटेड एटम आइन क्या लिखा है? फॉर गैस सैंपल, तो ये तो गैस सैंपल के लिए था। और आइसोलेटेड एटम के लिए तो हमें पता है बेटा डेल्टा एन ही होता है, हमें मैक्सिमम बताना होता है। क्या बताना होता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने सिग्नल आएंगे? 5। ठीक है, इसको मैक्सिमम लिखना। फॉर आइसोलेटेड एटम मैक्सिमम सिग्नल क्या है बेटा? मैक्सिमम। इस और मिनिमम सिग्नल तो हमेशा आइसोलेटेड का एक ही होना। यही चीज समझ में आई बेटा? तो एक काम करना, घर से ये क्वेश्चन करके आना। दे रहे ये पूरा क्वेश्चन करके आना, मुझे आंसर बताना इसका आके। इसी तरह ये भी करके आना और ये वाला क्वेश्चन भी करके आना। इन दोनों क्लास में आते मैं डिस्कस कराऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ये करना। ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूँ, घर से करके आना, नहीं हो तो मुझे बता देना। एक इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, ना करके हो तो भी चलेगा, पर अगर करो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वरना क्लास में मैं कल कराऊंगा ही। कल अपन पढ़ेंगे बेटा टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्बिट, इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर बचा है। ठीक है बस।